स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। कहानी कुर्सी की में आज बात करेंगे राम लहर की। एक बार फिर से अयोध्या नगरी में कैसे राम लहर चल रही है, पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। योगी आदित्यनाथ इस वक्त पहुंच चुके हैं रामलला के दर्शन के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं बल्कि उनकी पूरी कैबिनेट पहुंची है। और सिर्फ कैबिनेट ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी को अगर आप छोड़ दीजिए तो बाकी तमाम विधायक, चाहे बीएसपी के विधायक हों, चाहे कांग्रेस के विधायक हों, चाहे आरएलडी के विधायक हों, चाहे निषाद पार्टी के विधायक हों, सभी इस वक्त रामलला के दर पर पहुंचे हुए हैं। इस पूरे कार्यक्रम से सिर्फ समाजवादी पार्टी ने दूरी बनाई है। इस कार्यक्रम में सारे विधायक इस वक्त अयोध्या में पहुंचे हुए हैं। आज सुबह लखनऊ से बसेस रवाना की गई। 10 बसों को भरकर विधायक अयोध्या पहुंचे। जहां जहां से होकर विधायक गुजर रहे थे, पुष्प वर्षा की जा रही थी, बुलडोजर से पुष्प वर्षा की जा रही थी। यानी कि पूरा का पूरा जो माहौल है वो राममय इस वक्त देश का हो रखा है। और जिस अयोध्या से निकलकर ये राम नाम की आंधी पूरे देश में चल रही है, उस अयोध्या का माहौल कैसा है वो इन तस्वीरों को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। और यही वो तस्वीरें हैं जिसको लेकर बीजेपी काफी आश्वस्त नजर आती है। जो मिशन बीजेपी लेकर चल रही है, खासकर आप उत्तर प्रदेश की बात करें, 80 में से 80 सीटें जीतने का जो मिशन बीजेपी लेकर चल रही है, वो 80 में से 80 सीटें कैसे आएंगी, तो ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। रुचि कुमार मेरी सहयोगी इस वक्त जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रुचि, क्या तस्वीरें आपके पास इस वक्त रामलला के दरबार में? हम मुख्यमंत्री को भी देख रहे हैं, उनकी कैबिनेट को भी देख रहे हैं और बाकी तमाम विधायक यूपी के समाजवादी पार्टी को छोड़कर सब रामलला के दर पर हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जो गर्भगृह है जहाँ बालक राम विराजमान है, रामलला बाल रूप में विराजमान है, जिनकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हुई है, ठीक उसके सामने आपको सभी विधायक, मुख्यमंत्री बैठे दिखाई दे रहे हैं। ब्रजेश पाठक हैं, स्वतंत्र देव सिंह हैं। और ये जो पूरा रास्ते में भी हमने देखा कि जो विरोधी दल के नेता थे, जैसे चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीएसपी हो या आरएलडी के जो विधायक हैं, जिनका बिल्कुल तय है कि वो भी एनडीए में आ रहे हैं, लेकिन इन सभी विपक्षी दलों के नेताओं को, जैसे हमने देखा राजा भैया है, इन सबको खास सम्मान पूरे रास्ते दिया गया। जो मंत्रियों की बस थी उसमें उनको चढ़ाया गया। तो आप अंदर भी देखेंगे तो आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं। उनके बगल में सतीश महाना है जो भगवा कलर की आज पगड़ी में सुबह विधानसभा पहुंचे थे, विधायकों को लेकर यहाँ आए हैं। और सूर्य प्रताप शाही जो यहाँ अयोध्या के इंचार्ज हैं, कृषि मंत्री हैं, वो आपको इन तस्वीरों में दिखाई देंगे। सुरेश खन्ना आपको दिखाई दे रहे हैं। जो योगी सरकार में कुछ अफसर हैं वो आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं। और सामने सभी विधायक हैं, क्योंकि जब राम मंदिर आप जाते हैं तो अंदर मंडप जो बनाए हैं, उसके पहले जो प्रार्थना मंडप है, नृत्य मंडप है, रंग मंडप है, ये सब पूरे में विधायकों को बैठाया गया है। और सिर्फ विधायक नहीं, क्योंकि उनका परिवार भी आया है। बहुत सारे विधायक हैं जो अपनी पत्नी के साथ आए हैं, बहुत सारे विधायक ऐसे हैं जो उनकी पत्नी और बच्चे भी साथ में हैं। तो सभी यहाँ पर आए हैं। आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि जो विधानसभा है उत्तर प्रदेश की, वो 403 की है, 3 सीट खाली चल रही हैं। तो समाजवादी पार्टी के विधायकों को निकाल दीजिए तो बाकी सारे विधायक यहाँ आए हैं। 100 एमएलसीज हैं, वो सब आए हैं। तो उसी हिसाब से बसेस का इंतज़ाम किया गया था। 10 बसेस लगाई गई थी, एक बस में 47 लोग आ सकते थे। लेकिन जब लखनऊ से बस चली तो जगह कम पड़ गई। और विधानसभा के जो स्टाफ है उसका कहना था कि हमने जो कैलकुलेशन किया था उससे ज़्यादा लोग आए हैं, क्योंकि फैमिली के लोग भी काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं। तो ज़बरदस्त उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है, श्रद्धा है। बहुत सारे विधायक ऐसे हैं जो राम मंदिर पहले नहीं आए, और बहुत सारे बीजेपी के तो कई विधायक ऐसे हैं जिन्होंने टेंट में रामलला को देखा है। तो आज का दिन उनके लिए खास मायने रखता है कि जिन्होंने टेंट में देखा रामलला को, वो अब इतने भव्य मंदिर में गर्भगृह में विराजमान देखेंगे रामलला को और दर्शन भी करेंगे, आरती का भी हिस्सा बनेंगे। तो ये दिन उन विधायकों के लिए बहुत ज़्यादा खास है। खासतौर से जो राम आंदोलन से, बहुत सारे विधायक हमें बसेस में मिले जो राम आंदोलन से जुड़े हुए थे, जिन्होंने गिरफ्तारी दी थी, जिनके पास किस्से हैं उस समय की कि 1992 के पहले यहाँ क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ। तो उन सब के लिए बहुत भावुक करने वाला क्षण है। बहुत सारे विधायकों ने हमसे कहा कि हम पूरी रात आज सोए नहीं हैं।
बहुत सारे विधायकों को आप देखेंगी तो आप देखेंगे कि वो अलग तरह की ड्रेस पहन के आए हैं, तैयार होकर आए हैं। सतीश महाना जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो भगवा पगड़ी में हैं, बहुत सारे विधायक भगवा कलर के धोती कुर्ते में हैं, रामनामी है। तो इस तरह से पूरी तैयारी से विधायक यहाँ पर आए हैं और जो बहुत उनका कहना है कि जो हम कई साल से जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे वो इंतज़ार आज पूरा हुआ है। और यहाँ पे अंदर मंदिर में इस समय पूजा अर्चना चल रही है। देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का एक्साइटमेंट तो समझ में भी आता है, लेकिन फिलहाल दिलचस्प देखना ये लग रहा है कि सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि बीजेपी जो एक लाइन लेकर चलती है, बीजेपी जिस राम नाम का जप करती है, उस राम नाम का जप करने के लिए अब जो विरोधी दल हैं वो भी मजबूर हो गए हैं। समाजवादी पार्टी बेशक अपने आप को अलग कर रही है, अखिलेश यादव शिव दर्शन करने के बाद, शिव भक्ति में लीन होने के बाद अयोध्या जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल कोई भी अब इस लाइन से अलग नहीं रहना चाहता है, क्योंकि उन्हें भी समझ में आ रहा है कि अगर बीजेपी को हराना है तो शायद थोड़ा बहुत उनकी तरह आपको अपना हिंदुत्व तो दिखाना ही होगा। और इसीलिए कांग्रेस के जो तमाम विधायक हैं वो भी इस पूरे कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और कांग्रेस के नेता भी अब खुलकर अपने हिंदुत्व का परिचय देते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियो में खास मेहमान है राहुल महाजन, सीनियर जर्नलिस्ट, समीर चौगावकर, सीनियर जर्नलिस्ट, और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये तस्वीरें सीधा क्या संदेश दे रही हैं? 24 की कौन सी पिक्चर ये तस्वीरें दिखा रही हैं जो रामलला के दरबार से आ रही हैं? प्राची जी, मुझे लगता है कि जब हम लोग अयोध्या में सिर्फ सरकार नहीं, पूरी विधानसभा के प्रभु राम विग्रह के सामने नतमस्तक होने की ये तस्वीरें देख रहे हैं और उसमें समाजवादी पार्टी ने अपने को अलग कर लिया। अब उनकी अपनी प्राथमिकताएं होंगी, वो कोई संदेश देना चाह रहे होंगे। और राजनीति जिसको कहते हैं ना, कि राजनीति में तो आपको छोटा छोटा नफा नुकसान भी देखना होता है। और कई बार लोग ये भी कहते हैं कि राजनीति राम के नाम पर हुई, राम के नाम पर राजनीतिक लाभ भारतीय जनता पार्टी लेना चाहती। अब बहुजन समाज पार्टी के तो अकेले विधायक हैं और वो इस सरकार के साथ जितना जिसको कहें कि नज़दीकी है उनकी, तो वो कोई बहुत आश्चर्यजनक नहीं था। 2 कांग्रेस के विधायक हैं, तो एक तो प्रमोद तिवारी जी की बेटी हैं आराधना मिश्रा और दूसरे वीरेंद्र जो महाराजगंज से जीतते हैं। तो कुल मिला के एक तरह से कहें कि बहुत वो स्थिति ऐसी नहीं थी कि जो बहुत नंबर्स के लिहाज से दिखी। नंबर के लिहाज से समाजवादी पार्टी दिख रही थी, उसने सीधे सीधे एक तरह से कहेंगे कि बायकॉट किया इसका। और अगर उनके लिहाज से समझें तो जिस समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में इसी अयोध्या में जाने के लिए कार सेवकों को 200-300 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, रास्ते में गड्ढे खुदवा दिए गए थे, सड़क हाईवे काट दिया गया था, ट्रेनें 200 किलोमीटर दूर रोकी गई थी। आज वही अयोध्या पहुंचने के लिए जब विधायक पहुंच रहे हैं तो उनके ऊपर फूल बरसाया जा रहा है। और योगी जी हैं तो अपना जरा ब्रांडिंग भी करते हैं बढ़िया से, तो उन्होंने जेसीबी से फूल गिरवाया। मतलब जो बसें गई हैं, तो पहले तो लखनऊ में तो जनता फूल डाल रही थी, लेकिन जो अयोध्या पहुंचते पहुंचते तो जेसीबी से भी उसके ऊपर फूल गिरा। लेकिन ये सब तो हो गई राजनीति की बात। अगर आप इसको कहें कि 24 में कैसे होगा, तो राजनीति की बात, कैसे राजनीतिक परिदृश्य बदलती है, कैसे एक आंदोलन जो 80 के दशक में शुरू हुआ और वो राजनीतिक आंदोलन बनके देश की चेतना को बदल देता है, कैसे 500 वर्षों का संघर्ष आज इस स्थिति में पहुंचा कि जो लोग ये तक कहते थे कि वहां जाने क्या क्या बना दो, आज वो करें कि नहीं नहीं, इससे सुंदर कुछ बन नहीं सकता था। और देखिए, ये विधायक लोग थोड़ा सौभाग्यशाली हैं क्योंकि इस गर्भगृह में तो 30 सेकंड 40 सेकंड से ज्यादा रुकने की स्थिति नहीं है, क्योंकि मौनी अमावस्या को 2.5 लाख, उसके अलावा लगभग 1 से 1.5-2 लाख लोग प्रतिदिन औसत दर्शन कर रहे हैं। ये अगर दृश्य है तो मैं पहले कह रहा था कि अगले 2-3 साल में तिरुपति हो जाएगा। मुझे तो लगता है कि उस स्थिति में अयोध्या पहुंच गया है। और अगर ये स्थिति दिख रही है तो निश्चित तौर पर ये सारे लोग उस राजनीतिक आंदोलन को जानते हैं, उनको पता है कि इसी वजह से प्रभु राम यहां विराजे हैं। तो जब वो वोट देने जाएंगे तो उनको ये सब भी ध्यान में रहेगा कि दूसरे लोग क्या कुछ कर रहे हैं और आज उस दरबार में कौन कौन पहुंचा है, प्रभु राम की सभा में कौन कौन शामिल है। देखिए, उत्तर प्रदेश से होकर ही दिल्ली का रास्ता जाता है। उत्तर प्रदेश अगर आपने जीत लिया, उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 सीटें जीतने की जो बात बीजेपी कर रही है वो जीत लिया, तो बहुत आसान बीजेपी के लिए दिल्ली का रास्ता हो जाएगा। लेकिन इस बार बीजेपी का मिशन थोड़ा बड़ा है। बीजेपी इस बार 400 सीटें पूरा एनडीए जीतने का दावा कर रहा है। 370 का लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के लिए सेट कर चुके हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए, गर्भगृह में बैठा हुआ है पूरा का पूरा कैबिनेट, उनके साथ जो विरोधी दल के विधायक हैं वो भी बैठे हुए हैं, लेकिन आम जनों के लिए भी जो दर्शन है वो बंद नहीं किए गए हैं, वो भी दर्शन
कर रहे हैं, वो भी रामलला की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। जय श्री राम के नारे तो आपको सुनाई ही पड़ रहे हैं। 22 तारीख से लेकर अभी तक 20 से 21 दिन बीत चुके हैं। आप पूरे देश में कहीं पर भी जाएंगे, आपको जय श्री राम का जो उद्घोष है वो सुनाई देगा, चाहे सदन के अंदर की बात कर लीजिए, चाहे आप बाहर सड़कों की बात कर लीजिए। अब जो समाजवादी पार्टी यहां से मिसिंग है राहुल जी, वो समाजवादी पार्टी क्या अपनी लाइन को एकदम क्लियर कर चुकी है कि हिंदुत्व से तो हम नहीं लड़ सकते, लेकिन हमारे साथ जो वोट बैंक इंटैक्ट है, जो 20% मुस्लिम आबादी हमें वोट देती है, उसके लिए हम नंबर 1 की पार्टी बने, क्योंकि कांग्रेस तो यहां जा रही है लेकिन हम नहीं जाएंगे। देखिए, उनका जो ध्येय है वो अपनी पार्टी के वोट बैंक को संभाल के रखना है, और वो वोट बैंक हमें पता है कि मुस्लिम और यादव वोट बैंक है, और ऐसे में उन्होंने पहले से एक लाइन ले रखी है और उसको वो बार बार दोहराते हैं। वो ये कहते हैं कि ये पूरा जो कार्यक्रम चल रहे हैं वो एक पॉलिटिकल कार्यक्रम है, हमें जाना होगा। वो बार बार ये कहते हैं कि हमें जाना होगा दर्शन के लिए, तो हम अलग से जाएंगे, जब भगवान राम उन्हें बुलाएंगे तब जाएंगे। तो उस तरह की बातें वो कह चुके हैं। लेकिन एक बात तो साफ है कि उससे ज़्यादा उनकी राजनीति हावी है, कि वो अगर यहाँ पर आते हैं, उनके अगर विधायक यहाँ पे आते, तो निश्चित तौर पे उनका एक मुस्लिम जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं उनसे छिटकता। और ये जब ऐसे में जब बीएसपी जो है वो अलग से चुनाव लड़ रही है, और पिछली बार चुनावों में जो है बीएसपी ने अपने मुस्लिम कैंडिडेट्स खड़े किए, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी हरगिज़ ये नहीं चाहेगी कि उनका जो एक बड़ा वोट बैंक है वो उधर कहीं ना कहीं बीएसपी के साथ खिसक जाए। तो यही कारण है कि उन्होंने अपनी राजनीतिक जो मजबूरी है उसे देखते हुए ये सब कुछ किया है। बाकी देखिए, आस्था का प्रश्न जब आएगा तो हमने भी देखा है कि जो उनकी पत्नी हैं उन्होंने क्या कहा है। हमने ये भी देखा है कि बाकी अखिलेश यादव भी ये कहते आए हैं कि उनकी आस्था है भगवान राम में, लेकिन पॉलिटिक्स अपनी जगह है और आस्था अपनी जगह। और फिलहाल तस्वीरें आप देखिए, राम नाम का गुणगान किया जा रहा है, सारे के सारे विधायक बैठे हुए हैं और देखिए ताली बजाकर राम भक्ति में डूबे हुए फिलहाल यूपी कैबिनेट के जो तमाम मंत्री हैं वो नजर आ रहे हैं, विधायक नजर आ रहे हैं। बीच में बैठे हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, एक मुखिया की तरह, एक परिवार के मुखिया की तरह उनके आसपास उनके कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, और साथ ही साथ विरोधी दल के भी जो विधायक हैं वो इस वक्त रामलला के दरबार में पहुंचे हुए हैं। समीर जी, क्या अब सारी पार्टियों को ये लाइन क्लियर हो गई है? मैं समीर जी आपके पास आऊं, उससे पहले सुनवा देते हैं किस तरीके का माहौल फिलहाल राम मंदिर के अंदर। तो जय श्री राम का गुणगान इस वक्त पूरा का पूरा मंत्रिमंडल कर रहा है, सब विधायक गण भी कर रहे हैं। और देखिए समीर जी, जो बात मैं कह रही थी वो ये कि अब विरोधी दल ये जान गए, आराधना मिश्रा भी तस्वीरों में नजर आ रही हैं। कल जिस तरीके से उनके पिता सदन के अंदर बोल रहे थे, प्रमोद तिवारी जी, उनका भी कहना था मैं अवध से आता हूँ, राम भक्ति मेरी क्या है मुझसे आप पूछिए, मैं कितना बड़ा राम भक्त हूँ ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो कांग्रेस ने भी धीरे धीरे राम मंदिर से किनारा करते करते भी अब सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन तो पकड़ ली। निश्चित रूप से प्राचीन जी, एक कहावत है कि दुविधा में दोनों गए, माया मिले न राम। तो ये राम मंदिर न जाने की जो दुविधा रही कांग्रेस की, जाए न जाए, निर्णय न ले पाए, फिर बाद में सोनिया गांधी ने निर्णय लिया कि कांग्रेस राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जाएगी। उसके बाद जिस हिसाब से कांग्रेस की पूरी निंदा हुई देश के अंदर, तो कांग्रेस को अब लग रहा है, और कांग्रेस के अंदर एक बड़ा वर्ग है जो ये चाहता था कि सोनिया गांधी राम मंदिर जाएगा, सोनिया गांधी नहीं जा रही है तो कम से कम राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजे, और बाद में राहुल गांधी इस बात की घोषणा करे कि वो अपनी यात्रा समाप्त करने के बाद अयोध्या जरूर दर्शन करने जाएंगे। और कांग्रेस ये भी घोषणा कर सकती थी कि भाई कांग्रेस के जो सांसद है और जो नेता है वो सब राम मंदिर के दर्शन करने जाएंगे। कांग्रेस की तरफ से इस तरह की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं गई, तो कांग्रेस से कई ऐसा नेता इस बात से नाराज थे कि कांग्रेस ने यह कर एक ऐतिहासिक भूल की है, और कांग्रेस के साथ एक जो बड़ा वर्ग जुड़ा हुआ था वह वर्ग भी कांग्रेस का साथ छोड़ सकता है। और सिर्फ देखिए हिंदू से जुड़े हुए कांग्रेस के नेताओं नहीं, अभी 2 दिन पहले महाराष्ट्र के एक मुस्लिम नेता है बाबा सिद्दीकी, जिन्होंने कांग्रेस को छोड़ के अभी अजित पवार की पार्टी ज्वाइन करने की घोषणा की है, उन्होंने भी कल इस बात का बयान दिया है कि कांग्रेस को राम मंदिर के कार्यक्रम में जाना चाहिए था। तो आप सेंटिमेंट जमीनी स्तर पर समझ सकते हैं कि एक मुस्लिम नेता भी इस बात का पक्ष ले रहा है कि कांग्रेस को राम मंदिर जाना था, उसके चुनाव को देखते हुए यह गलती ना करनी थी। तो मुझे लग रहा है कांग्रेस को इस बात को भी समझ में आ रही है, समाजवादी पार्टी भी इस बात को समझ रही है कि अब आरएलडी उसके हाथ से निकल चुकी है, मायावती अलग चुनाव लड़ रही है,
समाजवादी पार्टी भी आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि वो राम मंदिर जाएंगे, अखिलेश यादव जाएंगे, उनके साथ उनकी धर्मपत्नी डिंपल यादव भी राम मंदिर जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को भी समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव आएगा, क्योंकि ये निश्चित रूप से तय है कि जिस हिसाब से कल 17वीं लोकसभा के आखिरी दिन राम मंदिर पर जब धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई, प्रधानमंत्री मोदी ने अपना भाषण दिया, अमित शाह जी ने दिया, सारे सांसदों ने दिया, तो यह तय है कि यह भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा आउटरीच प्रोग्राम होने वाला लोकसभा चुनाव तक, और भारतीय जनता पार्टी इसे लोकसभा चुनाव तक इसे बनाए रखेगी। आज उत्तर प्रदेश के विधायक और सारे मंत्री वहां पर सारे विधायक पहुंचे हुए हैं। आने वाले दिनों में और राज्यों के विधायक जाने वाले, मध्य प्रदेश, राजस्थान की सरकार के सारे मंत्री लोग जाने वाले। तो मुझे लग रहा है कि लोकसभा चुनाव तक ये क्रम, अयोध्या दर्शन क्रम लगातार जारी रहेगा और भारतीय जनता पार्टी अयोध्या के का जो दर्शन की परिक्रमा रहेगी, दर्शन करने की जो प्रक्रिया रहेगी, वो लगभग लोकसभा चुनाव तक कंटिन्यू रखेगी। और मुझे लगता है यह भारतीय जनता पार्टी के अलावा विपक्ष भी जानता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो काम किया 10 साल, उसके साथ राम का नाम भी जुड़ने वाला है। ऐसे स्थिति में पूरा देश राममय भी होगा और मोदीमय भी होगा। तो राम के साथ जब मोदी जी का काम भी जुड़ रहा है, तो कैसे वो 2024 में भारतीय जनता पार्टी को जो उन्होंने टारगेट सेट किया 370 सीटें जीतने का, और जो एनडीए का टारगेट है 400 सीटें जीतने का, उसको कैसे रोक पाएंगे। मुझे लग रहा है विपक्ष और कांग्रेस खास तौर से इस बात को समझ रही है। और अभी उनके एक बड़े नेता मतलब जो रहे प्रमोद कृष्णन, उन्होंने भी इस बात को कहा कि राम और राष्ट्र के नाम पर कोई समझौता नहीं हो सकता। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस में एक ऐसा नेताओं का बड़ा वर्ग भी है जो इस बात से काफी नाराज है, और कांग्रेस को भी अपनी गलती का एहसास हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस अब अपनी गलती को सुधारने की कोशिश कर रही है और अपने नेताओं से कह रही है कि आप अपने व्यक्तिगत रूप से जा सकते हो। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि कांग्रेस के बड़े नेता भी जाएंगे और कांग्रेस आधिकारिक रूप से अपने नेताओं से कहेगी कि आप अयोध्या में दर्शन करके आइए। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से लड़ सकती है, लेकिन राम से नहीं लड़ सकती। कांग्रेस से बताने की कोशिश करे कि हमारी राम से दूरी दुश्मनी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से हमारी राजनीतिक लड़ाई है। लेकिन कांग्रेस अब इस लड़ाई में पूरी तरीके से हार चुकी है। अब देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंदिर से बाहर निकल रहे हैं, उनकी पूरी कैबिनेट मंदिर से बाहर निकल रही है। दर्शन पूजन करने के बाद अब पूरा का पूरा जो मंत्रिमंडल है वो बाहर निकल रहा है, सारे के सारे विधायक बाहर निकल रहे हैं, और जो लोग वहां पर मौजूद हैं वो सीएम से बातचीत करते हुए भी नजर आ रहे हैं, उनके साथ सेल्फी लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें सिर्फ पूरे देश भर तक सीमित नहीं है, जैसा हम बार बार कह रहे हैं। और जैसे ही राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा रामलला की होती है, वैसे ही धीरे धीरे करके चुनावों से पहले ही जो नतीजे देखने को मिल जाते हैं, जिस तरीके से खलबली इंडिया गठबंधन में मचती है और एक के बाद एक साथी इंडिया गठबंधन के छोड़कर जाने लगते हैं, उससे तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो बीजेपी मैसेजिंग करने की कोशिश कर रही है, वो मैसेजिंग करने में तो बीजेपी कामयाब हो ही पाई है। अब सिर्फ उत्तर प्रदेश की यहां पर हर्षवर्धन जी बात कर लें, पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो चलिए आरएलडी आपके साथ आ गई, आपने जो कमजोर सीटें थी वहां पर जाट वोट अगर 18% आपको मिल जाता है, 18% जाट वोट अगर आपके साथ आ जाता है, तो मुश्किल सीटें भी आप जीत सकते हैं। लेकिन अयोध्या, अगर अवध रीजन की ही पूरी बात कर लूं, क्या कोई मुश्किलें अब बीजेपी के सामने नजर आती हैं आपको? देखिए, सबसे पहले तो ये कि प्राची, मैं एकदम स्पष्टता से कहूं, मुझे इसमें कोई भ्रम नहीं है कि राष्ट्रीय लोकदल अगर साथ नहीं भी आता है तो भी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति उत्तर प्रदेश में ऐसी है कि वो लगभग सभी सीटों पर जीतने की स्थिति में है। 75 से 80 के बीच का आंकड़ा उसका हर हाल में रहेगा। हर हाल में जब मैं कह रहा हूं तो इसलिए नहीं कह रहा हूं कि वो कोई ऐसी पार्टी है कि जो मतलब बिना किसी वजह के लोग उसको वोट देने के लिए चले आ रहे हैं, कोई विकल्प नहीं। उन्होंने अपने लिए इस तरह की स्थितियां तैयार की और उसमें राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, जिसको कहते हैं ना कि आखिरी ठप्पा लग जाना, मोहर लग जाना, कोई चीज एकदम पुख्ता हो जाना, सील पैक हो जाना, जो जयंत चौधरी आए हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान में रहना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ 2 से 2.5% मतदाता हैं पूरे उत्तर प्रदेश में जाट, इससे अधिक नहीं है। ये आंकड़ों के तौर पर जानना चाहिए। कुल मुश्किल से मुश्किल जो इधर की जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 12-15 जिले हैं वहीं पर इनका प्रभाव है। तो ऐसा नहीं कि पूरे प्रदेश में है, तो अलग अलग जगह पर उस हिसाब से संख्या है। और उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लगातार जीतती रही। जैसे एक आंकड़ा मैं बता दूं, एक जानकारी, एक तथ्य जानना चाहिए। मुजफ्फरनगर की सीट जब जब भारतीय जनता पार्टी का जाट प्रत्याशी रहा, वो सांसद होकर जाता रहा। तो यह भी ध्यान में रहना चाहिए। वहां से अजीत सिंह भी हार गए, लेकिन हां, यह बात सच है कि सेंटीमेंट के लिहाज से, मनोबल के लिहाज से, अगर जयंत चौधरी की पार्टी भी आ गई, राष्ट्रीय लोकदल आ गया, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो जो किसान और जाट कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिसको बार बार भड़काने की, गुस्से में लाने की कोशिश होती है, अभी भी 13 फरवरी का एक आंदोलन करने की तैयारी हो रही है, संयुक्त किसान मोर्चा की, भारत सरकार के मंत्री उनसे मिलने जा रहे हैं चंडीगढ़। तो उसके बीच में एक बड़ा, एक कहें कि वो पैक करने की कोशिश है कि भैया कहीं से कोई नट बोल्ट कमजोर ना हो। उसके अलावा पूरे प्रदेश में अगर आप देखें तो गोरखपुर से लेकर गाजियाबाद तक कोई ऐसी जगह नहीं है जहां राजनीतिक समीकरण,
सामाजिक जो जनसंख्या के लिहाज से होता है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को अब कोई मुश्किल हो। और मैं फिर से दोहरा रहा हूं, 75 से 80 के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सीटें तय कर ली हैं। उसमें कठिन सीटों में अभी भी आजमगढ़ है, रामपुर है, थोड़ा बहुत मैनपुरी है, लेकिन जिस तरह की स्थितियां दिख रही, जो समीकरण भाजपा साध रही, उसमें शायद वहां भी विपक्षी दलों के लिए चुनौती बड़ी होने वाली। और इस चुनौती को विपक्षी दल भी समझते हुए नजर आ रहे हैं। जो एक कश्मकश की स्थिति है वो तमाम राजनीतिक दलों में देखने को मिल रही है, और ये कश्मकश सबसे ज्यादा कांग्रेस में नजर आती है। राहुल जी, जब सोनिया गांधी से पूछा जाता है आप रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी तो नहीं लड़ेंगी, इस बात पर वो कोई जवाब नहीं देती हैं। यानी विपक्षी तो ये जान रहे हैं कि एक तरफ बीजेपी बस आखिरी तैयारी कर रही है, अपनी जो नट बोल्ट उसके थोड़े बहुत ढीले हैं उन्हें सिर्फ कस रही है। उसके कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो विपक्ष के पास ना तो कोई बहुत बड़ा मुद्दा है यूपी में खासकर, और ना कोई लहर। देखिए, अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात हो रही थी। देखिए, अगर हम बात करें कि अवध की बात करें, ब्रज की बात करें, इन सब इलाकों की बात करें, बुंदेलखंड की बात करें, तो बीजेपी को बहुत कॉन्फिडेंट है। बीजेपी को कोई खतरा जो है इन इलाकों में नज़र नहीं आता है अपने लिए। जो दो इलाके अभी हम बात कर रहे थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल के इलाके हैं, जहाँ पर बीजेपी को लगता है कि उनको मुश्किलें आ सकती हैं, और यही वो इलाके हैं जहाँ पे उन्होंने सबसे ज़्यादा सीटें लूज़ की थी पिछली बार। तो ऐसे में ये पश्चिम उत्तर प्रदेश खास तौर से एक समीकरण है पश्चिम उत्तर प्रदेश का, जाट और मुस्लिम समीकरण, जिसको बीजेपी ने आरएलडी के जरिए तोड़ दिया है। अब आरएलडी को के कारण बीजेपी को कितना फायदा होगा ये देखने की बात होगी, लेकिन ये जरूर है कि उसके कारण जो एक जाट वोट उखड़ता या कहीं और जाता, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंश्योर हुआ है कि वो इधर आएगा। तो ये है। अब पश्चिम जहाँ पर हम बात करते हैं पूर्वांचल की, तो वहाँ पे भी छोटी छोटी राजभर जैसी जिनकी पार्टी है वो, या फिर हम बाकी जो पार्टियां बीजेपी के साथ छोटे छोटे दल हैं, उसके जरिए भी बीजेपी ने जो पूर्वांचल का पूरा इलाका है वहाँ पे जातीय समीकरण जो है उसको कहीं ना कहीं असेस करके ठीक किया है। तो बीजेपी उत्तर प्रदेश में ऐसा माना जा सकता है कि बीजेपी जो उसका 2014 का प्रदर्शन था उससे बेहतर ही करेगी। ये जो असेसमेंट है ये सभी जगह पर है, और इसके संकेत भी दिखाई देते हैं। और दूसरा, आप खुद सोचिए, जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, अभी मैं थोड़ा सा पढ़ रहा था कि अभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात हो रही थी, उसके जरिए कितना पैसा किन पार्टियों को मिला। तो अगर आप राम मंदिर को जो डोनेशन मिला है उसको देख ले, तो इन सब पार्टियों को मिलाकर भी जितना पैसा, उससे ज्यादा पैसा तो देश ने उस मतलब मंदिर के लिए दिया है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा उसका प्रभाव जो है देश में है। देखिए, एक तरफ अयोध्या में इस वक्त माहौल राममय हो रखा है, पूरे उत्तर प्रदेश में राम लहर चल रही है, पूरे देश में चल रही है, और कोशिश ये की जा रही है बीजेपी की तरफ से कि 100% स्ट्राइक रेट रहे, यानी कि 80 में से 80 सीटें जीतने का दावा इस बार बीजेपी उत्तर प्रदेश में कर रही है। तो मध्य प्रदेश में भी 100% स्ट्राइक रेट कैसे मेंटेन होगा, कैसे 29 की 29 सीटें आएंगी, इसकी तैयारियां भी बीजेपी ने शुरू कर दी है।